आज हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे जीन अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में कुछ रूपांतरण करके वांछित गुणों को प्राप्त करना आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के उद्भव में आणविक जीव विज्ञान की दो खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है जीवाणुओं में प्लाज्मिड्स की खोज जो स्वतंत्र रूप से द्विगुणन कर सकते हैं, तथा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की खोज जो डीएनए को निश्चित लंबाई के खंडों में काट सकते हैं। तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किसी जीव के जेनेटिक खंडों में काट छाट की जा सकती है तथा उसमें दूसरे जीव के डीएनए खंडों को जोड़कर एक नए जीव को प्राप्त किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी जीव में गड़बड़ी युक्त आनुवंशिक पदार्थ अथवा जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित करना, विभिन्न वांछित गुणों से युक्त जीवाणु, पादप तथा जंतुओं को उत्पन्न करना और मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न रोगों के लिए डायग्नोस्टिक किट का निर्माण करना, वैक्सीन्स का निर्माण करना और रोग एवं कीट प्रतिरोधी फसलों के किस्मों या वैरायटीज को उत्पन्न करना, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। रिकॉम्बिनेंट को हम समझ सकते हैं संकरण के उदाहरण से। जिस तरह से दो जीवों के गुणों को आपस में मिलाकर एक नए जीव को प्राप्त करना संकरण कहलाता है। इसी तरह से दो अलग अलग जीवों के डीएनए खंडों को आपस में जोड़कर एक नए डीएनए खंड को प्राप्त करना और अनुवांछित गुणों को प्राप्त करना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके द्वारा किसी एक जीव के ऐच्छिक डीएनए खंड को लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ शरीर के बाहर अथवा परखनली में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इस डीएनए को किसी दूसरे इच्छित जीव में पहुंचाया जाता है। इस तरह से नए जीव में नए प्रकार के इच्छित गुण विकसित होते हैं और ये क्रिया क्या कहलाती है? जीन क्लोनिंग भी कह सकते हैं इसको। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक में जिस जीव के डीएनए का उपयोग बाहरी जीन के रूप में किया जाता है उसे दाता जीव कहते हैं और इससे प्राप्त डीएनए अथवा जीन को दूसरे डीएनए के साथ जोड़ने पर पुनर्योजित डीएनए प्राप्त होता है। दूसरा डीएनए कौन सा होता है? वाहक डीएनए होता है। तो दाता जीव और वाहक डीएनए दोनों के डीएनए को आपस में जोड़ने पर जो डीएनए प्राप्त होता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। सामान्यतः इस तकनीक में जीवाणु में पाए जाने वाले प्लाज्मिड्स अथवा विषाणु डीएनए का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। इसके क्या क्या उपकरण हैं? कौन कौन से उपकरण इस तकनीक में काम आते हैं? तो सबसे पहला उपकरण है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम है जो कि डीएनए के विशिष्ट स्थानों या स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को पहचान कर उनको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अधिकांश जीवाणुओं में इस तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जैसे कि EcoR1, BAM, H1, HIN3। ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के उदाहरण हैं और सामान्य तौर पर ये 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स के बने खास क्रम की पहचान करते हैं और जिस डीएनए के जिस सीक्वेंस की पहचान ये करते हैं वो रिकॉग्निशन साइट या पहचान स्थल कहलाता है। इन स्थलों में डीएनए पैलिंड्रोम प्रकार का होता है। पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें डीएनए के दोनों छोर पर जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं या मिरर इमेज होते हैं। जिस तरह से मैडम शब्द में उसको पढ़ने पर वो आगे पीछे एक समान होता है, उसी तरह पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस आगे पीछे दोनों तरह से एक समान होते हैं। जैसे यहाँ पर ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन है, वैसे यहाँ पर ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन ये पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस हैं जिनकी पहचान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है, उसको विशिष्ट स्थानों पर काटता है।
यहाँ हम देख सकते हैं कि एक वेक्टर डीएनए है या वाहक डीएनए है और एक फॉरेन डीएनए या दाता डीएनए है। ये दोनों डीएनए के स्थलों पर या विशिष्ट स्थानों पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो पहचान करके उन सीक्वेंसेस को काटता है। काटने पर यहाँ पर स्टिकी एंड बन जाते हैं और फिर डीएनए के फिर ये जो दोनों स्टिकी एंड्स हैं फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए के, ये आपस में जुड़कर एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में नए प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। दूसरा है क्लोनिंग वाहक। प्रत्येक कोशिकाओं में बाह्य आनुवंशिक पदार्थ को नष्ट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः किसी भी जीन अथवा डीएनए के टुकड़े को सीधे किसी कोशिका के अंदर प्रविष्ट नहीं कराया जा सकता है, बल्कि पहले इसे किसी वाहक अथवा वेक्टर पर जोड़ा जाता है, तत्पश्चात ही इसे कोशिका में प्रवेश कराया जा सकता है। तो कुछ वाहक हम देखते हैं यहाँ पर। पहला है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आनुवंशिक पदार्थ है। यह मुख्य रूप से मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है, जिसमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। PBR 322 तथा PUC ई कोलाई जीवाणुओं में पाए जाने वाले प्रमुख प्लाज्मिड्स हैं। इसी प्रकार एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नामक जीवाणुओं में TI प्लाज्मिड पाया जाता है। इसका उपयोग पादप आनुवंशिक अभियांत्रिकी में बड़े पैमाने पर होता है। विषाणु। कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जो कि पोषक कोशिकाओं के लिए हानिकारक नहीं होते। इसके आनुवंशिक पदार्थ पर बाहरी जीन को जोड़ा जा सकता है। ऐसे वायरस जब पोषक पर संक्रमण करते हैं तो उसके आनुवंशिक पदार्थ के साथ बाहरी जीन भी पोषक में प्रविष्ट हो जाते हैं। जीवाणु भोजियों का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। कॉस्मिड्स एवं फेजमिड्स। कॉस्मिड्स क्या होते हैं? कॉस्मिड्स एक विशेष प्रकार के क्लोनिंग वाहक होते हैं जिनका आकार छोटा होता है तथा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटे जाने पर आवश्यक रूप से इनके दोनों किनारे पर कोहेसिव एंड्स अथवा निकिल एंड्स उत्पन्न होते हैं। फेजमिड्स एक संयुक्त वाहक है जिसे कि जीवाणुओं में पाए जाने वाले प्लाज्मिड्स एवं जीवाणु भोजी के डीएनए को मिलाकर बनाया जाता है। टेक पॉलीमरेज एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु में पाया जाता है और ये बहुत हाई टेम्परेचर पर भी क्रियाशील रहता है। इसका उपयोग PCR में किया जाता है, जिसकी सहायता से डीएनए की संख्या में वृद्धि की जाती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से RNA से डीएनए बनाया जा सकता है और इस डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या cDNA कहते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग डीएनए के दो खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसी तरह से एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है, यह डीएनए के 5 प्राइम किनारे से फॉस्फेट समूह को हटाने में उपयोग में लाया जाता है। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्राप्त करने के चरण क्या क्या हैं? तो इसके चरणों को हम इस तरह से देख सकते हैं। पहला चरण है इसका वांछित जीन अथवा डीएनए खंड को प्राप्त करना। वांछित बाहरी जीन दाता कोशिकाओं से प्राप्त डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटकर प्राप्त किया जाता है। इस हेतु RNA से प्राप्त cDNA अथवा जीन का उपयोग भी किया जाता है। इस जीन को दाता डीएनए कहते हैं। उपयोगी वाहक का चयन। आनुवंशिक अभियांत्रिकी की उपयोगिता एवं आवश्यकता अलग अलग होती है। इसके अनुरूप बाहरी जीन को ढोने के लिए सही प्रकार के प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड अथवा जीवाणु भोजी डीएनए का चयन करते हैं। बाहरी जीन तथा वाहक को जोड़ना अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्राप्त करना। इसके लिए वाहक डीएनए का उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अभिक्रिया कराते हैं जिसकी सहायता से फॉरेन जीन प्राप्त किया गया है। इस प्रकार वाहक का जो वलयाकार डीएनए अणु है वो रैखिक डीएनए में बदल जाता है। अब वाहक तथा बाहरी दोनों डीएनए को डीएनए लाइगेज एंजाइम के साथ उचित तापक्रम पर रखने पर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तथा पुनर्योजित डीएनए का निर्माण करते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं कि एक डीएनए है जिसको कि क्लोन होना है और एक लिंकर डीएनए है जिसके साथ इसको जुड़ना है। सबसे पहले T4 डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से ये जो डीएनए क्लोन होना है और जो लिंकर डीएनए है दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। फिर EcoR1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसके रिकॉग्निशन साइट की पहचान करके उसको वहाँ पर काट देता है। काटने के बाद इस डीएनए का वेक्टर डीएनए जो है उसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी स्थल पर काटता है जहाँ पर ये इसके साथ जुड़ सके। दोनों का रिकॉग्निशन साइट पहचान होने के बाद दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन करा के एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त किया जाता है। तो ये एक
प्लाज्मिड है जो कि कैरिंग कर रहा है फॉरेन डीएनए को, और ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनने के बाद इसका पोषक कोशिकाओं में स्थानांतरण कराया जाता है। तो पुनर्योजित डीएनए को आवश्यकता अनुसार उचित पोषक कोशिकाओं में प्रविष्ट कराया जाता है। इसके लिए ये विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। पहला है रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। इसके द्वारा कोई कोशिका माध्यम से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्राप्त करती है। यह डीएनए पोषक कोशिका के गुणसूत्र अथवा डीएनए से जुड़कर अपना अभिव्यक्तिकरण करता है। ट्रांसडक्शन, इसमें जीन अथवा डीएनए खंड का स्थानांतरण दूसरी कोशिका में जीवाणुभोजी के माध्यम से संपन्न होता है। वाहक रहित डीएनए या जीन स्थानांतरण, आजकल एक नई तकनीक का विकास हुआ है जिसकी सहायता से बाहरी जीन को बिना वाहक के साथ जोड़े हुए भी किसी दूसरे जैविक तंत्र की कोशिकाओं में प्रविष्ट कराया जा सकता है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के चरण हो गए, और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जब वो उसको किसी पोषक कोशिका में अगर स्थानांतरित कर दिया गया है तो वो उस पोषक कोशिका में अपना पदार्थ उत्पन्न कर रहा है कि नहीं, उसके आधार पर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सफलता निर्धारित की जाती है, और इस तरह से ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो ये हुआ कि जंतुओं में किस तरह से आनुवांशिक रूपांतरण होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा। पौधों में आनुवांशिक रूपांतरण करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नामक जीवाणु का जो टीआई प्लाज्मिड है उसे एक वेक्टर के रूप में उपयोग करके पौधों में आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है। कई प्रकार के पौधे हैं जैसे कि टमाटर, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन आदि में इस टीआई प्लाज्मिड को ट्रांसफर करके इनको रूपांतरित किया जा सकता है, और इस आनुवांशिक रूपांतरण से जो पौधे प्राप्त होते हैं उन्हें ट्रांसजेनिक पौधे कहला जाते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न करके हम वांछित गुणों वाले पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पौधों में रूपांतरण की कुछ विधियां हैं, उसका चित्र है। उसके बाद हम देखेंगे क्लोनिंग क्या है। तो एक जीव की हूबहू समान प्रतिकृति का प्राप्त होना ही क्लोनिंग कहलाता है। क्लोनिंग को इस तरह से देख सकते हैं कि आनुवांशिक रूप से जनकों के समान जीवित इकाइयों के उत्पादन की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग के द्वारा हम एक जीव की कई कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लोनिंग विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे कि कोशिकीय क्लोनिंग, कोशिकीय या सेल क्लोनिंग। दूसरा है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के द्वारा हम वांछित जीन की कई कॉपियां प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग, सूक्ष्म जीवों में भी क्लोनिंग कराकर उनकी कई कॉपियां प्राप्त कर सकते हैं। पादप क्लोनिंग, अभी हमने देखा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के द्वारा रूपांतरण करके और फिर क्लोनिंग तकनीक के द्वारा उनकी कई कॉपियां प्राप्त की जा सकती हैं। जंतु क्लोनिंग, जंतुओं में भी क्लोनिंग करा के अच्छे गुणों वाले जंतुओं को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर डॉली भेड़ का एक उदाहरण दिया गया है। ये जंतु क्लोनिंग का अच्छा एक उदाहरण है।